हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग एक चैप्टर करते हैं जिसका नाम है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, जो हमारे कंपनीज एक्ट के चैप्टर 4 में कवर होता है। कंपनीज एक्ट में टोटल 29 चैप्टर्स हैं, जिसके 4th प्लेस पे ये कवर होता है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। ये स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन 43 से स्टार्ट होता है और टोटल कवर होता है अप टू सेक्शन 71। यहां से लेकर के यहां तक टोटल कवरेज है इस चैप्टर की। तो हम लोग एक क्विक रिवीजन देखेंगे इसका कि सेक्शन 43 से लेकर के और बाकी के सेक्शंस में क्या हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 43 की बात करते हैं, जो बात करता है काइंड ऑफ शेयर कैपिटल की। काइंड ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब क्या, कितने तरह के शेयर्स होते हैं। तो अगर हम बात करें शेयर कैपिटल की, 2 तरह के शेयर कैपिटल्स होते हैं। क्या क्या? एक इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर को भी 2 भाग में बांटा गया है। पहला इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स और दूसरा इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज जो आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया हो। ठीक है, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। ये 2 तरह के होते हैं। वोटिंग राइट मींस वो इक्विटी शेयर्स जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं वो। दूसरा डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले, डिफरेंशियल डिविडेंड राइट्स वाले मींस जिनको राइट दिया गया है एक तरह का, या तो डिविडेंड का राइट लीजिए या तो वोटिंग राइट लीजिए, दोनों में से कोई एक प्रेफर किया जाएगा। तो इस तरह से हम देख के चलते हैं सेक्शन 43 को। तो बहुत इजी है, बहुत आसान सा सेक्शन है 43, जिसमें हम इक्विटी शेयर की बात करते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं। अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो फिर प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है और इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है। इक्विटी शेयर का मतलब होता है कि वो शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते, सिंपली एक्सप्लेन किया गया है इसको सेक्शन 43 में। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर वो शेयर कैपिटल होता है जिसमें 2 तरह की प्रायोरिटी दी हुई, तो कितनी 2 तरह की प्रायोरिटी दी हुई होती है। पहली प्रायोरिटी दी हुई होती है डिविडेंड के रिगार्डिंग और दूसरी प्रायोरिटी होती है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के रिगार्डिंग, कि जब भी कंपनी बंद होगी या कैपिटल का रीपेमेंट किया जाएगा, आपको पहले पैसे दिए जाएंगे, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे दिए जाएंगे। और डिविडेंड भी जब भी दिया जाएगा, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। ये होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, इसमें भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स काफी तरह के होते हैं अलग अलग, जैसे कुमुलेटिव, नॉन कुमुलेटिव, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, आपके कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, अलग अलग तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सेक्शन 43। अगर सेक्शन 44 की बात करें, सेक्शन 44 की बात करें तो ये किससे डील करता है सर? ये बात करता है नेचर ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। शेयर्स या डिवेंचर्स के नेचर क्या होते हैं। तो डेफिनेटली शेयर्स एक तरह की सिक्योरिटी होती है जिसमें कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है अपना पैसा, और वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। और अगर प्रॉपर्टी होती है तो डेफिनेटली वो किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, वो इसकी मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में उसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो वो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसका वो नेचर होता है। तो ये सिंपल सी बात इतनी ही सेक्शन 44 में बताई गई है। अगर हम सेक्शन 45 की बात करें सर, तो सेक्शन 45 में क्या डील होता है? सेक्शन 45 डील करता है नंबरिंग ऑफ शेयर्स के बारे में। ये कहता है कि शेयर्स जो होते हैं उनकी नंबरिंग होती है, तो उनको अलग करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए उनका डिस्टिंक्ट नंबर होता है, उसी से वो बाइफर्केट होते हैं। तो हर एक, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो उसके हर शेयर को डिस्टिंग्विश किया जाता है बाय इट्स डिस्टिंक्ट नंबर। ठीक है, और ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, प्रोविजो दे दिया गया कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है उस केस में जहां शेयर्स को डीमैट फॉर्म में रखा जाता है। मींस इन्वेस्टर बेनिफिशियल इंटरेस्ट रखता है और वो शेयर्स रिकॉर्ड होते हैं किसके पास? डिपॉजिटरी के पास। तो डीमैट फॉर्म में है तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई चीज रखी जाती है तो वो काउंटिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे बैंक में आप नोट जमा करते हैं तो कभी देख करके नहीं करते हैं कि कौन से नंबर का नोट हमने जमा किया था और कौन से नंबर का नोट हम वापस ले रहे हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आपका पैसा, वैल्यू आपकी रहती है, लेकिन नंबरिंग उसकी नहीं रहती अगर डीमैट फॉर्म में है तो, है कि नहीं। चलिए, तो ये रहा आपका क्या? सेक्शन 45। अगर हम बात करें सेक्शन 46 की तो क्या है सर? सेक्शन 46 डील करता है किससे? शेयर सर्टिफिकेट से। किससे डील करता है? सेक्शन 46 डील करता है शेयर सर्टिफिकेट से। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? एक सर्टिफिकेट है जो कंपनी के कॉमन सील अगर है
तो कॉमन सील लगा होगा उस पर, वो इशू किया जाता है और वो जिस पर्सन का नाम उसमें लिखा रहता है या उसका टाइटल शो करता है कि जिसका नाम लिखा हुआ है वही उसका ओनर है। ठीक है, तो ये एक प्राइमा फेसी एविडेंस होता है कि द पर्सन नेम्ड देयरइन इज द रियल ओनर ऑफ द सिक्योरिटीज मेंशन्ड देयरइन। ठीक है, और शेयर सर्टिफिकेट के बारे में अगर बात करें तो शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, ओरिजिनली भी इशू किया जा सकता है और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट भी इशू किया जा सकता है। अगर ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट की बात करें तो डेफिनेटली कब इशू किया जाएगा? पहला स्टेज जब कंपनी अलॉटमेंट लेटर इशू कर चुकी है और आप उसको सरेंडर करेंगे, कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट दे देगी। दूसरी सिचुएशन कब आएगी? जब अगर कंपनी ने कोई अलॉटमेंट लेटर नहीं दिया है। उसके अलावा दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि अगर कंपनी ने कोई लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट शेयर्स के केस में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वगैरह इशू किया है, उसका सरेंडर होने पे, या बोनस शेयर के केस में ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इशू होते हैं। ठीक है, और शेयर सर्टिफिकेट इशू होते हैं, उनका फॉर्म नंबर क्या होता है? SH1। फॉर्म नंबर SH1 में इशू किए जाते हैं और शेयर सर्टिफिकेट को इशू करने से रिगार्डिंग रूल्स भी अप्लाई होते हैं। तो अगर ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट की बात करें तो रूल 5, कौन सा? रूल 5 कवर होता है, और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट की बात करें तो रूल 6 में प्रोविजंस दिए गए हैं रिगार्डिंग द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है सर, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कब इशू किया जाता है? अगर कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है तो डुप्लीकेट केस तब बनता है जब पहला केस जब आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट एग्जिस्ट कर रहा हो और दूसरा केस एग्जिस्ट ना कर रहा हो। एग्जिस्ट कब करता है? जब वो शेयर सर्टिफिकेट या तो डीफेस्ड हो जाए या म्यूटिलेटेड हो जाए। डीफेज म्यूटिलेटेड का मतलब वो साफ साफ पढ़ने में ना आए या कट फट जाए कहीं से, तो इस केस में भी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू हो सकते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है? जब वो सब डिवाइड हो, आपका शेयर कैपिटल सब डिवाइड हो रहा है, मीन 100 रुपए के शेयर को 10-10 रुपए के टुकड़े में बांटा जा रहा है, इसे सब डिवीजन कहते हैं। और या कह सकते हैं आप कि कंसोलिडेशन हो रहा हो, 10-10 रुपए के शेयर्स को एक 100 रुपए का शेयर बनाया जा रहा हो, तो इस केस में भी हम शेयर्स इशू करते हैं। तो इन केसेस में आपके पास पुराने शेयर सर्टिफिकेट रहते हैं एग्जिस्टेंस में और उनको आप सरेंडर करके कंपनी से नए शेयर सर्टिफिकेट ले लेते हैं, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आपके शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए तो इन केसेस में आपके पास कोई रेमेडी नहीं होती या आपके पास शेयर सर्टिफिकेट एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसके लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, आपको एफआईआर करना पड़ता है। एफआईआर की कॉपी कंपनी के पास जमा करेंगे, फी डिपॉजिट करनी पड़ती है इसके लिए। वो फी कौन डिसाइड करता है? कंपनी का बोर्ड डिसाइड करता है कि कितनी फीस होगी, लेकिन हाँ फी 50 रुपए से ज्यादा की नहीं हो सकती। ठीक है, और उसके साथ आप कंपनी के पास जमा करते हैं। कंपनी सारी चीजें, कंपनी का सेक्रेटरी जो होता है वो सारी चीजें वेरीफाई करता है, वो देखता है कि बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में है या नहीं। एक डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट रजिस्टर होता है, उस शेयर सर्टिफिकेट रजिस्टर में सारे के सारे डिटेल्स भरनी पड़ती है। तो ये सारी बातें भी वो शेयर कंपनी का सेक्रेटरी आपको चेक करके देखता है। ठीक है, और ये सब कुछ करने के बाद वो क्या करता है? शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देता है। शेयर सर्टिफिकेट डुप्लीकेट अगर है तो देखना पड़ता है कि कंपनी कौन सी है, अनलिस्टेड कंपनी है या लिस्टेड कंपनी है। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो उसके लिए टाइम लिमिट होता है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का, 3 मंथ्स का। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो ओनली 45 डेज कैन बी गिवन फॉर डिलीवरिंग द सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेक्शन 46। अगर सेक्शन 47 की बात करें तो ये किससे डील करता है? ये बात करता है वोटिंग राइट्स की। किसकी बात करता है? सेक्शन 47 बात करता है वोटिंग राइट्स की। वोटिंग राइट्स की बात होती है तो दो तरह के वोटिंग राइट्स आएंगे, एक तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स और दूसरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट, हर एक रेजोल्यूशन जो कंपनी के सामने रखा गया है उसमें वोट करने का राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, और उसका वोटिंग राइट कितना होता है? उसके जो इक्विटी पेड अप शेयर कैपिटल होती है उसके प्रोपोर्शन में, उसके अनुपात में उसका वोटिंग राइट काउंट किया जाता है। अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स का वोटिंग राइट, हर एक रेजोल्यूशन जो कंपनी के सामने रखा जा रहा है हर रेजोल्यूशन में वोट करने का राइट नहीं होता, लेकिन हाँ जिस रेजोल्यूशन की वजह से उनके राइट्स अफेक्ट होते हैं या
कोई रिजोल्यूशन पास किया जा रहा है कंपनी को वाइंड अप करने के लिए, या कोई रिजोल्यूशन हो रहा है जिसमें रीपेमेंट ऑफ और रिडक्शन ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों, चाहे इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, उनके शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया जा रहा है या रिपेमेंट किया जा रहा है, तो वहां उनके पास राइट होता है वोटिंग करने का, और उनका भी वोटिंग परसेंटेज वही होता है जो प्रोपोर्शन होता है किसके, उनके प्रेफरेंस शेयर पेड अप कैपिटल के प्रोपोर्शन में ही उनका वोटिंग राइट काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा सेक्शन 47। अगर हम बात करें सेक्शन 48 की, सेक्शन 48 डील करता है वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट। किसकी बात करता है? वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट। अगर किसी कंपनी में अलग अलग क्लास के शेयर्स हैं, अलग अलग क्लास के शेयर्स हैं, तो किसी पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स के राइट्स को अगर वैरी करना हो तो ये पॉसिबल है, कंपनी ऐसा कर सकती है, लेकिन इसके लिए कंपनी को उस पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स के कम से कम 3/4 जो होल्डर होंगे उनसे रिटन कंसेंट लेनी होगी। क्या लेनी होगी? उनसे रिटन कंसेंट लेनी होगी कि आपके राइट्स में हम वेरिएशन करना चाहते हैं और ये पॉसिबल है, या एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा उसी पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स के मीटिंग में। ठीक है, तो इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं? उनके राइट्स में वेरिएशन कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स के राइट में वेरिएशन करने की वजह से किसी दूसरे क्लास के शेयर होल्डर्स के राइट पे अफेक्ट आ रहा है, तो इस केस में दूसरे क्लास के शेयर होल्डर्स की भी कंसेंट लेनी होगी। कितनी? सेम 3/4 मेजॉरिटी की कंसेंट लेनी होगी, तब जाकर के आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर जिस पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स के राइट को आप वेरी कर रहे हैं, अगर उसके 1/10 नॉट लेस देन 1/10 अगर होल्डर क्या कर रहे हैं, वो कंसेंट नहीं दे रहे या जो रिजोल्यूशन पास हो रहा है उसके फेवर में वोट नहीं कर रहे, तो इस केस में उनके पास ये राइट है कि वो ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जो वेरिएशन हुआ है उसको कैंसिल किया जाए। और अगर उन्होंने ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे दिया कैंसिलेशन के लिए, तो डेफिनेटली जब तक ट्रिब्यूनल की कंफर्मेशन नहीं आ जाती तब तक इस मामले को क्या किया जाएगा? स्टे किया जाएगा, वेरिएशन को अफेक्ट नहीं किया जाएगा, मींस इफेक्ट में नहीं लाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक बातें रही आपकी सेक्शन 48 की। अगर हम बात करें सेक्शन 49 की, अगर सेक्शन 49 की बात करें, ये किससे डील करता है? ये कहता है, सेक्शन 49 कहता है कॉल्स ऑन शेयर्स ऑफ द सेम क्लास टू बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। कॉल्स ऑन द शेयर्स ऑफ सेम क्लास टू बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। अगर एक पर्टिकुलर क्लास के शेयर्स हैं और उनसे कोई पैसा कॉल किया जा रहा है, पैसा मांगा जा रहा है आफ्टर अलॉटमेंट, तो वो कॉल जो होगा यूनिफॉर्म बेसिस पे होगा, मींस सबसे आप एक ही अमाउंट कॉल करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर 10 रुपए वाले शेयर हैं और उनसे 6 रुपए ले चुके हैं, 2 रुपए मांग रहे हैं, तो किसी से 2 रुपए मांगिए, किसी से 3 रुपए मांगिए, किसी से 1 रुपए मांग, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म बेसिस पे होगा। एक पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स हैं तो उनसे एक यूनिफॉर्म अमाउंट ही कॉल किया जाएगा, यूनिफॉर्म बेसिस पे मांगा जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे मांगा जाएगा। आप अलग अलग टाइम पे नहीं कर सकते। तो ये कहने का मतलब है कि यूनिफॉर्म बेसिस पे उनसे पैसे कॉल किए जाएंगे। ठीक है, और अगर किसी सेम नॉमिनल वैल्यू के, अगर सेम नॉमिनल वैल्यू के अलग अलग पेड अप अमाउंट के शेयर्स हैं तो उन्हें सेम क्लास नहीं मानते। अगर एक 10 रुपए का शेयर है, दूसरा भी 10 ही रुपए का है, लेकिन इस पे 5 रुपए पेड अप है, इस पे 6 रुपए पेड अप है, तो इन दोनों को हम अलग अलग क्लास के शेयर्स मानेंगे, सेम क्लास के शेयर्स नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था सेक्शन 49। अगर हम सेक्शन 50 की बात करें, सेक्शन 50 की बात करें तो ये डील करता है, सेक्शन 50 कहता है हमारा कि अगर आप किसी भी तरह से कंपनी से एडवांस मनी ले रहे हैं, मींस कंपनी के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है अनकॉल्ड मनी। ठीक है, अगर आप कंपनी को एडवांस दे रहे हैं तो कंपनी उसको एक्सेप्ट कर सकती है, इवन वो कॉल्ड अप नहीं है, मींस कॉल्स इन एडवांस की बात हो रही है सेक्शन 50 में। सीधी सीधी बात क्या है, कॉल्स इन एडवांस की बात हो रही है। और अगर कॉल्स इन एडवांस कंपनी एक्सेप्ट करती है तो डेफिनेटली उस कॉल्स इन एडवांस पे आपको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे।
कॉल्स इन एडवांस पे कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे, और उस पे आपको क्या मिलेगा, उस पे इंटरेस्ट का अमाउंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 50 है हमारा, कॉल्स इन एडवांस की बात करता है। अगर हम सेक्शन 51 की बात करें, ये क्या डील करता है, सेक्शन 51 कहता है कि अगर किसी डिविडेंड का पेमेंट होता है तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप, जितना पैसा आपने पेड किया है उसी के प्रोपोर्शन में आपको डिविडेंड दिया जाएगा। मींस डिविडेंड का पेमेंट किस बेसिस पे होता है, कंपनी के पेड अप शेयर होल्डर्स की पेड अप अमाउंट के बेसिस पे होता है। जितना पैसा आपने पे किया है उसी बेसिस पे हम आपको डिविडेंड पे करके चलेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा सेक्शन 51। अगर सेक्शन 52 की बात करें तो ये डील करता है किससे, एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। मींस अगर इशू ऑफ शेयर्स पे प्रीमियम रिसीव होता है तो उसका क्या एप्लीकेशन होता है। तो सबसे पहले तो जो भी प्रीमियम रिसीव होता है उसे हम अलग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और उसका एप्लीकेशन इस तरह से होता है, उसका यूज ऐसे होता है। उसका यूज करते हैं हम लोग किस लिए, अनइश्यूड शेयर को फुली पेड बोनस शेयर्स इश्यू करने में पहला इस्तेमाल हुआ। दूसरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। कोई एक्सपेंसेस हैं, कमीशन पेड है या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स हैं, उसको राइट ऑफ करने में। अगर कोई प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया गया है और उसको प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है तो उस प्रीमियम का पेमेंट करने में इस सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। और फाइनली आप बोल सकते हैं कि बायबैक ऑफ शेयर अंडर सेक्शन 68 में किया जा सकता है, किसका यूज, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। और अगर हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, सेक्शन 53, सेक्शन 53 डील करता है प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स ऑन डिस्काउंट। आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, इससे डील करता है, एक्सेप्ट सेक्शन 54, इसके बाद ही है सेक्शन 54, और ये डील करता है स्वेट इक्विटी शेयर से। स्वेट इक्विटी शेयर से डील करता है सेक्शन 54, जिसको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है फॉर कंसिडरेशन और कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी शेयर की बात करता है, इसको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, लेकिन 53 कहता है कि प्रोहिबिशन है एक्सेप्ट सेक्शन 54। लेकिन इसको छोड़ करके बाकी केसेस में आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, और अगर कोई ऐसा करता है तो डेफिनेटली उसके लिए पनिशमेंट है। और पनिशमेंट कितनी है, याद कर लीजिएगा, कंपनी के ऊपर पनिशमेंट लगेगी 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का फाइन, और अगर कोई ऑफिसर इन डिफॉल्ट होता है तो उस ऑफिसर के ऊपर इम्प्रिजनमेंट, फाइन और दोनों हो सकता है। इम्प्रिजनमेंट 6 महीने तक की जेल हो सकती है, और फाइन लग सकता है 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का, या दोनों हो सकता है। तो ये पनिशमेंट की प्रोविजन दी गई है सेक्शन 53 में। सेक्शन 54 मैंने बताया स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में। कोई इंप्लॉय अगर किसी कंपनी को कोई नो हाउ, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अवेलेबल कराता है, कोई वैल्यू एडिशन करवाता है, तो उस केस में कंपनी उसको कैश के बदले डिस्काउंट पर या अदर देन कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या कर सकती है, इशू कर सकती है, उसको फायदा पहुंचा सकती है। ठीक है ना, तो उसके लिए लीगल प्रोसीजर्स हैं। और अगर हम सेक्शन 55 की बात करें तो 55 डील करता है किससे, इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन सेक्शन 55 में बताया गया है। याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, आर्टिकल में प्रोवाइड होना चाहिए। और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रिडेम्पशन करते टाइम आपको, अगर आप 2 सोर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करने के, कितने, 2 सोर्सेज होते हैं, या तो आप प्रॉफिट कमाइए, प्रॉफिट से करिए, या अगर प्रॉफिट नहीं है देन आप फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स कर सकते हैं, प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। अगर आप प्रॉफिट से कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उतनी नॉमिनल वैल्यू का अमाउंट एक रिजर्व में भेजना पड़ेगा, जिसे हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कहते हैं, CRR कहते हैं, उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। और जितने नॉमिनल वैल्यू का शेयर रिडेम्पशन करना है सेम उतने ही अमाउंट का ट्रांसफर करना है, देन आप कर सकते हैं ऐसा, आपको रिडेम्पशन करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे इतने सेक्शंस हैं जो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स में हो रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया, बाकी फिर रिवीजन के साथ हम आपसे मिलेंगे कुछ एक ऐसे ही क्विक रिवीजन के साथ, कुछ टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।